नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। पिछले हफ्ते कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते एक्स्ट्रा कवर शूट नहीं हो सका था। इसके लिए सबसे पहले तो बारामासा के सभी नियमित दर्शकों से माफी। बीते 2 हफ्तों में प्रदेश में बाकी बात के मुद्दे जमा हो चुके हैं, जिन पर चर्चा करना जरूरी है। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनावी साल है और कई चकड़ैत प्रदेश में सक्रिय हो चुके हैं, जो इन दिनों उत्तराखंड को अपने अपने ध्रुवों की तरफ ध्रुवीकृत करने के लिए सिंग पलिया रहे हैं। हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण ने तो उत्तराखंड के लोगों को कई साल से लेबोरेटरी का मूसा बनाया ही हुआ है, लेकिन बीते कुछ समय से हम मूसों पर प्रयोग करने के लिए कभी सिख बनाम पहाड़ी, कभी हरियाणा बनाम पहाड़ी, कभी दिल्ली या पंजाब बनाम पहाड़ी और जाने कैसे कैसे नए ध्रुव तैयार हो रहे हैं। बीते कुछ समय में हुई 4 घटनाओं को गौर से देखते हैं। एक घटना थी ऋषिकेश की, जिसमें हरियाणा नंबर की एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों की भीड़ ने बहुत ज्यादा पिटाई की जब उन पर एक महिला और उसकी बच्ची को कुछ इशारे करने के आरोप लगे। इसके बाद इस विवाद ने हरियाणा बनाम पहाड़ के एक मुद्दे को जन्म दिया। दूसरी घटना थी प्रतापनगर की, जहां दलित समाज के नाबालिग लड़के केतन लाल की हत्या कर दी गई और जिसके बाद मामला दलित बनाम कथित सवर्ण जातियों का बन गया। तीसरा मामला था देहरादून में विनोद कश्यप की हत्या का, जिसका आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है और जिसके बाद पुलिस पर ही पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं होने के साथ साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इतना बढ़ा कि भाजपा नेता मुन्ना सिंह चौहान तक को कुछ लोगों ने जिहादी घोषित कर दिया। और चौथी घटना थी कर्णप्रयाग की, जहां बाइक पर सवार कुछ निहंग सिखों के साथ स्थानीय लोगों की बहस मारपीट में बदल गई, जिसके बाद धारदार हथियारों से हमले हुए, फिर एक गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया गया, लोगों को बंदी बना लिया गया, जिसके बाद न सिर्फ पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना, बल्कि ये विवाद इतना बढ़ गया कि देश भर में सुर्खियों में आया और मामला पहाड़ी बनाम सिख हो गया, थैंक्स टू दी वॉनबी पॉलिटिशियंस एंड इन्फ्लुएंसर्स। बहरहाल इन घटनाओं को जरा एक एक करके विस्तार से देखते हैं कि किसी भी सभ्य देश में जो कानून से चलता हो, जहां रूल ऑफ लॉ हो, कानून का पालन होता हो और जहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश का संविधान किसी भी धार्मिक ग्रंथ से ऊपर माना जाता हो, वहां इन घटनाओं पर क्या होना चाहिए था, जबकि हमारे यहाँ क्या हुआ। सबसे पहले कर्णप्रयाग में हुई घटना को ही देखिए। ये शुरुआत में एक मामूली विवाद था जो संभवतः पार्किंग या रोड रेज जैसे मुद्दों पर अक्सर होते रहते हैं। यही विवाद जब हाथापाई में बदला तो कुछ और गंभीर हुआ और जब हथियार निकाल लिए गए तो इसकी गंभीरता और बढ़ गई। इतना होने पर किसी भी कानून के राज वाले इलाके में होना यही चाहिए था कि जिन भी लोगों ने धारदार हथियारों से हमला किया उन पर वैसी ही गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता, गिरफ्तारी होती, मामले में कानूनी जांच होती और न्याय व्यवस्था अपना काम करती। आप कल्पना कीजिए कि इस मामले में निहंगों की जगह अगर कोई हिंदू होते जो ऐसा ही विवाद होने पर अपनी बाइक या गाड़ी से कृपाण या तलवार निकाल लेते और दूसरे पक्ष पर हमला कर देते, तो क्या हुआ होता। तलवारों से हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही होती और मामले में कोई धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ होता। लेकिन यहाँ मामला और उसकी प्रतिक्रिया अलग इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ धार्मिक पहचान अलग अलग थी और हमारे देश में धार्मिक पहचान इतनी मजबूत तो बन ही चुकी है कि वो कोई अपराध होने पर अपराध से पहले और अपराध से ज्यादा ध्यान खींचती है। इसलिए कर्णप्रयाग की घटना भी भारतीय नागरिकों द्वारा आपसी विवाद में तलवार से हमला करने की घटना न रहकर निहंगों द्वारा पहाड़ी लोगों पर तलवार से हमला करने की घटना बन गई। ऐसा होने पर एक वाजिब सवाल उठा कि क्या निहंगों के भेष में किसी भी व्यक्ति को ऐसे धारदार हथियार रखने की छूट होनी चाहिए, विशेष तौर से ऐसे लोगों को जिन्हें उन हथियारों के इस्तेमाल की गंभीरता का जरा भी इल्म ना हो। इन सवालों को इसलिए भी बल मिला क्योंकि कुछ साल पहले अप्रैल 2020 में पंजाब के पटियाला में भी एक ऐसी घटना हुई थी जब एक कार में सवार निहंगों से कर्फ्यू पास मांगा गया तो निहंगों ने एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काट डाला था। निहंगों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की शुरुआत की थी और जब से पंज प्यारों ने सिख धर्म के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, तभी से ये माना जाता है कि खालसा पंथ का पूरी सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण के साथ पालन करने वालों को निहंग कहा जाता है। निहंगों के शौर्य के किस्से इतिहास में कई बार दर्ज हुए हैं और उन्हें आज भी पूरे सम्मान से देखा जाता है। उनके पास हथियार होना किसी को भयभीत नहीं करता बल्कि उन्हें सुरक्षा का भाव ही दिलाता है। तो इसलिए क्योंकि निहंग एक समृद्ध विरासत को अपने कंधों पर लिए हुए चलते हैं।
लेकिन इन्हीं निहंगों के भेष में जब कुछ लोग रोड रेज जैसी घटनाओं में सामने वाले पर तलवार चला देते हैं या कागज मांगने पर किसी पुलिस वाले का हाथ तलवार से काट देते हैं, तब ये सवाल उठना लाजमी है कि हथियार रखने की अनुमति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए या नहीं। फिलहाल के लिए इस बहस को भी जाने देते हैं और मान लेते हैं कि निहंगों को तलवार रखने की अनुमति है, लेकिन अनुमति तो बहुत सारे लोगों को पिस्टल और अन्य हथियार रखने की भी होती है। तो क्या उन्हें अधिकार मिल जाता है कि सड़क पर हुए किसी विवाद के चलते वो अपने लाइसेंसी हथियार से किसी को भी गोली मार दें? इसलिए निहंगों द्वारा किसी पर भी ऐसे हमले किए जाने को धर्म की आड़ में कतई भी बचाया नहीं जा सकता और उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी किसी भी अन्य व्यक्ति के खिलाफ तलवार से हमला करने पर होती। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई की भी। दोनों पक्षों की शिकायत भी दर्ज हुई और जांच भी चल रही है। लेकिन ये मामला और ज्यादा तब बिगड़ गया जब इस घटना के कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने नगरासू स्थित एक गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया और वहां कुछ लोगों को बंधक तक बना लिया, जिसके वीडियो खुद उन्हीं लोगों ने जारी भी किए। इस घटना के बाद ये मामला और बिगड़ता ही चला गया और लगभग हर स्तर पर बिगड़ता चला गया। गुरुद्वारे के प्रबंधक स्वयं ये कहते रहे कि कुछ लोगों ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया है और लोगों को बंदी बना लिया है, लेकिन प्रशासन ये साबित करने में लगा रहा कि कहीं कोई कब्जा ही नहीं हुआ है। ऐसे माहौल के बीच जब गुरुद्वारे के अंदर और बाहर के वीडियो सामने आए तो लोगों ने उन्हें अपने अपने हिसाब से देखा, समझा और ध्रुवीकरण की खाई बढ़ती ही चली गई। इस खाई को और चौड़ा किया कुछ सिख तो कुछ पहाड़ी लोगों ने, जिन्होंने रोड रेज और सड़क पर हुई मारपीट की घटना को सिख बनाम हिंदू और पंजाब बनाम पहाड़ का मुद्दा बना दिया। एक से एक चकड़ैत पैदा हुए, जिनमें से कोई पंजाब में बैठकर पूरे उत्तराखंड को ललकारता रहा तो कोई उत्तराखंड में बैठकर पंजाब को ललकारता रहा। सबको हल्की और फूहड़ बातें कहने से, भड़काऊ वीडियो बनाने से ज्यादा व्यू भी मिल रहे थे और फिर ऐसे लोगों की समझ भी मटर के दाने जितनी ही होती है कि तुझे तेरी औकात दिखा देंगे जैसी बात से ज्यादा ये कुछ सोच और बोल भी नहीं पाते। सो उन्होंने यही किया और इससे पूरे मामले को दो ध्रुवों में बांटने की थ्योरी ही मजबूत हुई। नतीजा ये हुआ कि उधर पंजाब से घोषणाएं होने लगी कि वहां से कई कई गाड़ियां भरकर लोग उत्तराखंड पहुंचेंगे और इधर उत्तराखंड से घोषणाएं होने लगी कि आओ हम भी देखते हैं। भला ये हुआ कि इस ध्रुवीकरण के बाद भी कोई हिंसक घटना नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से गुरुद्वारे में कब्जा जमाए लोगों पर बिना कोई उचित कार्रवाई किए उन्हें जाने दिया गया, उससे स्थानीय लोगों में स्वाभाविक है कि रोष होना ही था। इसके चलते ये विवाद सोशल मीडिया में बना ही रहा और इसी के बीच उत्तराखंड क्रांति दल के युवा चेहरे आशीष नेगी का बेहद गैर जिम्मेदाराना और विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करते हुए कहा कि जब गढ़वाल राइफल्स वहां घुस सकती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल कर सकती है तो तुम उन्हीं गढ़वालियों को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे रहे हो। ये बयान आपत्तिजनक है और किसी ऐसे व्यक्ति से आना जो सक्रिय राजनीति का हिस्सा है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आशीष नेगी कोई 2, 4 या 5 हजार फॉलोअर वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाएं। आशीष एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बनने की उम्मीद पालते हैं और एक ऐसी पार्टी से संबंधित हैं जिसके साथ इस राज्य के आंदोलन की लड़ाई कदम ताल करती हुई आगे बढ़ी है। उन्हें अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी ने कभी राज्य आंदोलन के दौरान भी ध्रुवीकरण के दैत्य को अपने आसपास फटकने तक नहीं दिया था। आज भले ही उत्तराखंड में 75 तरह के ध्रुवीकरण पैदा हो गए हैं और पूरे देश के लिए उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बन चुका है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की एक विरासत भी है। यूकेडी के पास आज सीटें भले न हों, राज्य गठन के बाद उसके नेताओं की जकबक चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन नफरत की राजनीति यूकेडी की पहचान कभी नहीं रही है। ये माना कि आशीष नेगी अभी राजनीति में नए हैं, उनकी उम्र भी कम है और उनके पास राज्य भर में ऐसे कोई आदर्श नेता भी नहीं है जिन्हें देखकर वो आदर्श बना पाएं राजनीति कैसी करनी चाहिए। जब राज्य के बड़े बड़े पदों पर बैठे नेता ही ध्रुवीकरण की नाव पर सवार हैं तो आशीष नेगी भी किसे देखकर सीखेंगे। आज के नेताओं को पोलराइजेशन ही सूट करता है, इसलिए नेता अपने अपने पोलराइजेशन वाले मुद्दों को पकड़ लेते हैं और इनके सहारे बड़े बड़े पदों तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत फिर आम जनता कई कई साल तक चुकाती है। उत्तराखंड में वैसे भी एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, यानी एक संक्रमण काल। ये नजर आ रहा है कि उत्तराखंड अब एक ध्रुवीकरण से दूसरे ध्रुवीकरण की तरफ शिफ्ट हो सकता है। हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हालांकि यहाँ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ी बनाम मैदानी का नया ध्रुवीकरण उन लोगों को परेशान कर रहा है जो हिंदू मुस्लिम वाले ध्रुवीकरण से खुश थे, खुश हैं और जिनकी दुकान इसी से चल रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं।
फिलहाल इतना समझना जरूरी है कि कर्णप्रयाग और नगरासू वाली घटना में दोषियों को सिर्फ दोषी की तरह से देखा जाना चाहिए और वैसे ही कार्रवाई भी होनी चाहिए। इससे इतर जो भी कुछ हो रहा है वो शासन की कमजोरी का प्रतीक है। अपराधियों का धर्म देखकर कार्रवाई करने वाली सरकारों में ऐसे तांडव होना स्वाभाविक है जैसा इन घटनाओं के बाद हुए हैं। कल्पना कीजिए कि कर्णप्रयाग में जो विवाद हुआ, अगर उसमें निहंगों की जगह सफेद टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान होते, तलवारें अगर उन्हीं दाढ़ी वाले और टोपी पहने मुसलमानों ने चलाई होती और नगरासू में कब्जा अगर गुरुद्वारे की जगह किसी मस्जिद में किया गया होता और पथराव अगर मस्जिद से हुआ होता, तो क्या तब भी शासन प्रशासन मामले को ऐसे ही हैंडल करता? इसका जवाब आप जानते हैं कि मामला और कार्रवाई सब कुछ तब अलग हुई होती। तो आप ये भी समझते हैं कि हमारे यहाँ कानून का शासन है या कानून बस नाम भर का है। बीते दिनों प्रतापनगर में हुई केतनलाल की हत्या भी एक ऐसा मामला बनी हुई है जिसके चलते आज भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। ये किसी से छिपा नहीं है कि उत्तराखंड में जातीय भेदभाव होता है और जातीय हिंसा के भी दर्जनों उदाहरण यहाँ आए दिन देखने को मिलते हैं। ये कहना कि पहाड़ में जातीय भेदभाव नहीं है, ये सीधा सीधा सच्चाई से मुंह छिपाने जैसा है। ऐसे में केतन की हत्या हो जाने पर जातीय हिंसा का सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि इस घटना के बाद भी कोई दलित संगठन खुद बदला लेने नहीं उतर आए। कोई हिंसक भीड़ खड़ी नहीं हुई जो अपना ही बुलडोजर लेकर चली आई हो कि अपराधियों के घरों पर इसे चढ़ा दिया जाए। न किसी भीड़ ने पुलिस पर पथराव ही किए और न ही कोई आगजनी की गई। दलित संगठनों ने सिर्फ केतन को न्याय दिलाने की ही अपील की और भीम आर्मी ने भी सिर्फ केतन के परिजनों से मिलने की ही बात कही। उनसे ये जरूर अपेक्षा करनी चाहिए कि ऐसे माहौल में अगर वो पीड़ित पक्ष से मिलना चाहते हैं तो दर्जनों गाड़ियों में हूटर बजाते हुए आने की बजाय उनके नेताओं को सीमित लोगों के साथ 1 या 2 गाड़ियों में आकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था। इससे प्रशासन को भी कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कत नहीं होती और क्षेत्र का माहौल भी तनावपूर्ण नहीं हुआ होता। वैसे इस मामले में अब कुछ लोग आरोपियों के बचाव में तर्क गढ़ रहे हैं कि मृतक केतन लाल रात को किसी लड़की के घर गया ही क्यों था। ये माना जा सकता है कि केतन ने रात को दूसरे गांव में किसी लड़की के घर जाकर गलती की, लेकिन इस गलती के लिए उसे पकड़कर पुलिस को दिया जाना चाहिए था या बेहद बर्बर तरीके से उस नाबालिग की हत्या कर देनी चाहिए थी। जातीय हिंसा को एक बार के लिए अगर छोड़ भी दीजिए तो जिस बर्बरता के साथ केतन को मारा गया है वो एक जघन्य अपराध है। कोई भी तर्क उसकी हत्या करने वालों के पक्ष में गढ़ना पूरी तरह से बेशर्मी है और इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हमारे पूरे देश में ऐसे कांडे लगे हुए हैं कि यहाँ लोगों में कानून का डर नहीं है, सिर्फ सरकार का डर है। इसलिए सरकार बदलने के साथ साथ ये डर भी बदलता रहता है। सरकार अगर अपनी पार्टी की है तो उस पार्टी के अपराधी खुशी खुशी बिना डरे बेझिझक अपराध करते हैं। वो बिना किसी डर के खनन करते हैं, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त करते हैं, राजनीतिक हत्याएं तक करवाते हैं। चोरी चकारी तो उनके लिए छोटी बात है। सरकारें भी अपराधी को अपराधी की तरह नहीं, धर्म, जाति, क्षेत्र और राजनीतिक जुड़ाव के नजरिए से देखती हैं। इसीलिए ये अंतर साफ नजर आता है कि राज्य में अगर 10 हत्याएं हुई हैं तो 10 की 10 में कार्रवाई एक जैसी नहीं होती, जातीय और राजनीतिक समीकरण देखते हुए होती हैं। इसलिए कुछ अपराधियों के तो घर पर भी बुलडोजर चढ़ा दिए जाते हैं, जबकि कुछ अपराधियों के पक्ष में फूल मालाएं तैयार रहती हैं। ऐसा भी नहीं है कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की ये राजनीति कोई नई राजनीति है। भाजपा को तो अभी ठीक ढंग से सत्ता में आए हुए सिर्फ 12 साल ही हुए हैं। इससे पहले जो कांग्रेस देश की सत्ता में लंबे अरसे तक रही, उसने भी ये राजनीति खूब की है। सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की ही नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत भी कांग्रेस ने ही की थी, जिसके परिणाम आगे चलकर उसी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुए। 80 का दशक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शाहबानो के मामले में न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण का वही अधिकार मिला था जो बाकी धर्म की महिलाओं को मिलता है। लेकिन तब कई लोगों ने और विशेष तौर से मुस्लिम धार्मिक गुरुओं ने इसके विरोध में कई प्रदर्शन किए। उनका तर्क था कि ये न्यायालय अल्पसंख्यकों के पारिवारिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इस विरोध के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी संसद में कानून ले आए और न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला पलट दिया गया। फिर जब राजीव गांधी की जमकर आलोचना होने लगी, उन पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे, तो फिर से विचलित हुए और इस बार उन्होंने बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राह पकड़ ली। इसी तुष्टीकरण के चलते राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने में अहम भूमिका निभाई। नतीजे इतने घातक हुए कि सांप्रदायिक ताकतें लगातार हावी होती चली गई, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और हजारों लोग धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ गए।
सांप्रदायिक ताकतों को इसके बाद लगातार बल मिलता गया और लोगों को भी समझ आया कि बहुसंख्यक तुष्टीकरण ही जब राजनीति है तो ऐसी राजनीति की कमान उन्हीं को मिलनी चाहिए जो डंके की चोट पर ऐसा करते हों। आज देख लीजिए, भाजपा अपनी इसी यूएसपी के चलते इतनी मजबूत है कि राम मंदिर का चंदा चोरी हो जाए, एथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल के रेट आसमान छूते चले जाएं, भाजपा के नेता हर राज्य में घोटालों में शामिल पाए जाएं, राज्य की भर्ती परीक्षाओं से लेकर नीट तक के पेपर लीक हो जाएं, देश के रक्षा मंत्री शहीदों को लेकर भी संसद में खुलेआम झूठ बोल जाएं, उत्तराखंड में तो पहाड़ के पहाड़ गुजराती कंपनियों को सौंप दिए जाएं, पुल और हाईवे टूटते गिरते रहें, चाहे जैसा वज्र पड़ जाए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सब कुछ छिपा ले जाता है। और चुनाव जब उसी मुद्दे पर होने हैं तो सरकार को भी घबराने की कोई ज़रूरत क्यों ही पड़नी। उत्तराखंड में ध्रुवीकरण के प्रयोग बड़े सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं। यहाँ हर तरह के अपराध अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन सरकार का फोकस है कि 15-15 रुपए का गमछा टांगने वाले कुछ संगठनों को तैनात रखा जाए जो अपराधों को फिल्टर करने का काम करें और ऐसे अपराधों को छांट छांट कर अलग करें जिनमें अपराधी का नाम असलम, जुम्मन, फिरोज टाइप कुछ हो और फिर सारा हल्ला उसी अपराध के इर्द गिर्द मचा दिया जाए। जैसे देहरादून में बीते 1 साल में हुई हत्याओं का ही रिकॉर्ड देख लीजिए। यहाँ कभी ऐसी हत्याएं हुई कि मॉल की सीढ़ियों पर किसी को खुलेआम गोली मार दी गई, कभी मछली बाजार में एक लड़की का सरेआम गला काट दिया गया, कभी मॉर्निंग वॉक पर निकले किसी रिटायर्ड फौजी को गोली मार दी गई और ऐसे अपराधों की एक बहुत लंबी सूची है। लेकिन नैरेटिव ये नहीं बना कि कैसे मजबूत और धाकड़ सरकार है जिसमें ऐसे खुलेआम अपराध हो रहे हैं, बल्कि नैरेटिव बना विकासनगर में हुई हत्या के बाद, जहां अपराधी मुस्लिम थे, इसलिए गमछे वाले संगठनों ने वहां आगजनी कर दी, पुलिस पर पथराव तक कर दिया कि वो उन लोगों को लोगों के घर फूंकने की अनुमति क्यों नहीं दे रही या ऐसा करने से क्यों रोक रही है। और सरकार ने भी बुलडोजर चलाकर संदेश दे दिया कि सरकार धाकड़ है। ये पूरी प्लानिंग से किया जा रहा है। 15 रुपए के गमछे वाले हल्ला मचाते हैं कि हिंदू खतरे में है, फिर सरकार सेवियर बनकर आती है कि हिंदुओं को तो सिर्फ वही बचा रही है। 1 दशक होने को आया है कि हिंदुओं की सेवियर सरकार को उत्तराखंड में, लेकिन हिंदू खतरे में ही है और ये एक नैरेटिव लगातार मजबूत ही हो रहा है। तो फिर कांडे लगने चाहिए ऐसे हिंदुओं की सेवियर सरकार पर। लेकिन जनता को भी ये समझ नहीं आता कि हिंदू खतरे में है वाला तर्क असल में आसमान गिर रहा है जैसा ही एक तर्क है। इसके डर से भागते भागते हिंदू सालों साल भागता रहेगा और पहुंचेगा कहीं भी नहीं, जैसे बीते इतने सालों से कहीं नहीं पहुंचा है। ये तय है कि भाजपा जब तक रहेगी और जहां जहां रहेगी, हिंदू वहां वहां हमेशा खतरे में ही रहेगा, क्योंकि हिंदू अगर खतरे से बाहर आ जाएगा तो भाजपा की राजनीति ही क्या बचेगी। उत्तराखंड में हिंदू खतरे से बाहर तभी आ सकता है जब कोई अन्य खतरे में चला जाए, और वो भी कोई अन्य ऐसा होना चाहिए जिसकी संख्या अच्छी खासी हो। जैसे कि अगर पहाड़ी खतरे में चला जाए तो हिंदू खतरे से निकल सकता है। भाजपा को इसीलिए यूकेडी का यह नया तेवर डरा रहा है, जो हिंदुओं को खतरे से निकालकर पहाड़ियों को खतरे में डाल रहा है। पहाड़ी खतरे में है वाला नैरेटिव हिंदू खतरे में है वाले नैरेटिव पर भारी पड़ सकता है, और ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राजनीति इन्हीं नैरेटिव्स का खेल बना रहता है हर उस देश में जहां जनता की राजनीतिक चेतना को धर्म, जाति, क्षेत्र जैसे ध्रुवों में बांधकर सीमित कर दिया जाता है। ये स्थिति किसी भी देश के लिए कितनी अच्छी या बुरी होती है, इसे समझने के लिए आप दुनिया के तमाम देशों की तरफ देख सकते हैं। दुनिया भर में देख लीजिए, जिस जिस देश में धर्म का डंका जोर जोर से बजता है, उस देश के नागरिक गुर्बत से ही घिरे मिलेंगे। और फ्रांस या जर्मनी में भले ही ऐसे नारे न लगते हों कि जर्मनी में रहना होगा तो हालेलुया कहना होगा, लेकिन वहाँ के नागरिक ज़्यादा संपन्न और समृद्ध मिलेंगे। बल्कि भारतीय लोग भी किसी ऐसे देश में बसने का सपना नहीं देखते जहां उस देश का धर्म लोगों के सर पर सवार रहता हो। वो भी ऐसे ही किसी देश में बसने का ख्वाब पालते हैं जहां धर्म लोगों की व्यक्तिगत आस्था का मामला हो, किसी सामाजिक प्रदर्शन, दिखावे, राजनीति या ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं। बीते दिनों चमोली पुलिस की तरफ से आई ये वीडियो ही देखिए। कायदे से धर्म की प्रतिनिधि तस्वीर यही होनी चाहिए, जिसमें सहयोग है, सद्भावना है, जुड़ाव है, मेल है, सौहार्द है। चुनाव आपका है कि आपको इस धर्म का पालन करने वालों और इस धर्म को बढ़ावा देने वालों को आदर्श बनाना है, या उस धर्म का पालन करने वालों को जिनकी बातें शुरू भी और खत्म भी दूसरे धर्म को गाली देने पर होती हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर, जो उसी राजनीति को समर्पित था जो इस प्रदेश में चल रही है। जिस तरह से हमारी प्रदेश की राजनीति से सारे काम के मुद्दे गायब होते हैं और बात सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की होती है, आज के एक्स्ट्रा कवर से भी ठीक उसी तरह प्रदेश के तमाम जरूरी मुद्दे गायब रहे।
ये धार्मिक ध्रुवीकरण चीज़ ही ऐसी है जिसने प्रदेश भर को अपनी चपेट में लिया हुआ है। हम तो अगले एक्स्ट्रा कवर में ही इससे बाहर आकर वापस प्रदेश के अहम मुद्दों पर लौट आएंगे, लेकिन प्रदेश की राजनीति इससे बाहर कब निकलेगी ये फैसला आपके हाथों में है। बहरहाल बारामासा के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें मजबूत करने में अपना योगदान ज़रूर दें। इसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड और UPI ID के माध्यम से भी सीधा सहयोग कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया, प्रहलाद, प्रणाम।